खरगोन और सेंधवा में हुए रामनवमी के शोभा यात्रा पर हमलों ने मध्य प्रदेश की तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया है। जो लोग कल तक मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें इस्लामिक विचार से खतरा है, वो भी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। यह लहर सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव-गांव में देखी जा रही है और अब इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरता हुआ सामने आ रहा है। इस वीडियो में एक गांव के कुछ लोग शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में वो शपथ ले रहे हैं कि वो विधर्मियों के दुकान से ना तो कुछ खरीदेंगे, ना तो उन्हें कुछ बेचेंगे। यहाँ जिन विधर्मियों की बात की जा रही है, इस्लामिक विचार को मानने वालों की बात की जा रही है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आर्थिक बाइकआउट की बात की जाती है, जब इकोनॉमिक बाइकआउट की बात की जाती है, बहिष्कार की बात की जाती है, तो इसके पीछे कारण क्यों दिए जाते हैं। आखिर क्यों इस तरह की घटनाओं के बाद आखिर क्यों कुछ हिंदू संगठन बार बार ये बात कहते हैं कि अगर हमें इस्लामिक आक्रामकता से सुरक्षा चाहिए, अगर हमें इस्लामिक विचार से सुरक्षा चाहिए, तो उसके लिए आर्थिक बहिष्कार जरूरी है। इसके पीछे दिए जाने वाले तर्कों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। जब मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है तो कहा जाता है कि हम ना तो उनसे कोई सामान खरीदें, ना तो उन्हें कोई सामान बेचें। यानी कि ये जो रोटी का रिश्ता है, जो लेन देन का रिश्ता है, इसको पूरी तरीके से रोका जाए। एक तरफ कुछ लोग इसे कट्टरता का स्वरूप बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि इससे भाईचारा प्रभावित होगा, इससे सेक्युलरिज्म प्रभावित होगा, इससे एकता प्रभावित होगी। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी समूह है जो इस आर्थिक बहिष्कार को पूरी तरीके से सही मानता है। इस आर्थिक बहिष्कार को सही मानने वाला जो समूह है वो इसके पीछे मुख्य रूप से 2-3 कारण देता है। सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि आप जो पैसे किसी मुस्लिम को देते हैं, किसी दुकानदार को देते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ किया जाता है। उन पैसों का इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण करने में, हिंसा करने में किया जाता है। अब ये कैसे होता है? कहते हैं कि किसी भी इस्लामिक विचार को मानने वाले को, किसी भी मुस्लिम के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा, यानी कि अगर एक निश्चित कोटे से ज़्यादा उसकी कमाई है तो वो जितना कमाता है उसका 40वां हिस्सा 2.5% ज़कात के तौर पे डोनेट करता है, ज़कात के तौर पे दान करता है। ये ज़कात इस्लामिक संगठन जमा करते हैं। इस ज़कात का इस्तेमाल कैसे होता है? इस ज़कात का इस्तेमाल पूरी तरीके से इस्लामिक विचार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि गरीब मुसलमानों की मदद हो, जो लोग धर्मांतरित होकर मुसलमान बने हैं उनकी मदद हो, नए मस्जिद बनाए जाएं और इस्लामिक कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाता है। देखिए, सुनने में छोटा लग रहा है कि कमाई का 40वां हिस्सा 2.5% होता ही कितना होगा, लेकिन ये 2.5% जमा होकर एक बहुत बड़ी रकम बनती है। 2016 के आंकड़े उपलब्ध हैं। 2016 में भारत में 40,000 करोड़ रुपए ज़कात के तौर पर जमा हुए थे। अगर अंदाजा मान लीजिए और 2022 में आइए तो नहीं भी तो ये आंकड़ा 60,000 करोड़ के आसपास का होगा। अगर दुनिया भर की बात कीजिए तो दुनिया भर में $3 ट्रिलियन ज़कात के तौर पर जमा होता है। $3 ट्रिलियन जानते हैं कितना होता है? भारत की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है ना, वो $3 ट्रिलियन की है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि अगर दुनिया भर में समानता लानी है, दुनिया भर में सस्टेनेबल ग्रोथ लाना है, तो उनके लिए उन्हें $3 ट्रिलियन का बजट चाहिए। इतने पैसे ज़कात के तौर पे जमा होते हैं। लेकिन भारत में 60,000 करोड़ रुपए ज़कात के तौर पर जमा हो रहे हैं। इन 60,000 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल मुसलमानों को बेहतर बनाने के लिए किया जाना है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति क्या है? आंकड़े सच बताते हैं। आंकड़े बताते हैं आज भी भारत में 14% जनसंख्या जो है मुसलमानों की जनसंख्या है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, इन रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 25% जो भीख मांगने वाले हैं वो मुसलमान हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के 42.7% मुस्लिम आज भी शिक्षित नहीं हैं। आज भी 31% मुसलमान बीपीएल में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। अब 60,000 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं, उसके बाद भी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति ये है, तो इन पैसों का हो क्या रहा है? ज़कात के पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये समझने के लिए आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का ये वीडियो देखिए। आपकी ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है,
प्यारे भाइयों और बहनों, रमजान वो मौका होता है जब पॉपुलर फ्रंट ज़कात व सदकात वसूल करने के लिए लोगों के बीच जाती है। ये हमारे अगले पूरे एक साल की तकवियती व फास्तायत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए ईंधन का काम करता है। बीजेपी चाहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को माली एतबार से तोड़ कर रख दिया जाए। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों को तंजीम के पीछे लगाया, बल्कि आपके खून पसीने से कमाए हुए पैसे जो आप पॉपुलर फ्रंट को देते हैं उसे विदेशी फंड बताकर बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन हर बार वो ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इसी तरह पॉपुलर फ्रंट की फास्तायत मुखालिफ जद्दोजहद में उसका ताउन करते रहें और इस रमजान भी अपनी ज़कात व सदकात में पॉपुलर फ्रंट के हिस्से को याद रखें। इस वीडियो में पीएफआई कह रही है कि अब ज़कात का पैसा हमें दीजिए, यानी कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। आपके पास 50 रुपए थे, 40 रुपए थे आपके पास, आपने वो 40 रुपए का सामान एक दुकानदार से खरीदा। उस दुकानदार ने उन 40 रुपयों में से 1 रुपए ज़कात के जो हैं पीएफआई को दे दिया। उसके बाद खबरें आती हैं कि पीएफआई शाहीन बाग के आंदोलन को फंड कर रहा है, पीएफआई खरगोन के दंगों को फंड कर रहा है, पीएफआई दिल्ली के दंगों को फंड कर रहा है। जो 1 रुपए आपकी जेब से निकले थे, उसी 1 रुपए का पेट्रोल बम आपके घर पर फेंका गया। ये तो हो गई ज़कात की बात। अब जो दूसरी बात, जो दूसरा तर्क दिया जाता है आर्थिक बहिष्कार के पीछे, वो तर्क है हाइजीन का तर्क है, सुरक्षा का तर्क है, साफ सुथरे का तर्क है। क्योंकि बार बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं, कहीं वीडियो में कोई खाने पर थूकता दिखता है, तो कहीं कोई नाली के पानी में सब्जियां धोता हुआ दिखता है। भोपाल का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिस वीडियो में नाले के बगल से पानी भर के पानी को बेचा जा रहा है। अब देखिए, ये हाइजीन साथ साथ विश्वास की बात है। तर्क ये दिया जाता है कि जो कोई भी इस्लामिक विचार को मानने वाले हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि वो अपने विचार का प्रचार प्रसार कर सकें, और जो लोग उनके विचार को नहीं मानते, उनके धर्म को नहीं मानते, वो काफिर हैं। और देखिए भाई साहब, काफिर तो ये डिजर्व करते हैं कि उनके मुंह में थूका जा सकता है, तो फिर उनके लिए हाइजीन कितना ही मेंटेन किया जाएगा। जो चीज़ें उनको बेची जा रही हैं, उन चीज़ों में शुद्धता का कितना ध्यान रखा जाएगा। इसके ऊपर एक संदेह आता है, इसके ऊपर एक शंका आती है, इसीलिए भी मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है। और जो तीसरा तर्क दिया जाता है, जो देश भर में भी चर्चा का विषय है, जिसके बारे में लगातार बात हो रही है, वो ये है कि हम आर्थिक बहिष्कार की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों की तरफ से न जाने कितने ही सालों से हिंदुओं का सिस्टमेटिक तौर पे आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, और ये आर्थिक बहिष्कार हलाल के माध्यम से किया जा रहा है। आप कोई भी पॉपुलर सामान खरीद के देखिए, उसके पीछे आपको हलाल का टैग मिलता है। हलाल के टैग का मतलब क्या है? भारत के जो 14% मुसलमान हैं और दुनिया के 22% मुसलमान, ये कुछ चीज़ें ही खाते हैं। इनके धर्म के मुताबिक कुछ चीज़ें खाना इन्हें मना है। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है कि ये कंफर्म किया गया है कि इसमें वो चीज़ें नहीं डली हैं जो इन्हें इस्लाम में हराम माना गया है। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए कि अगर कुरकुरे के पैकेट के ऊपर हलाल का टैग लगा है, यानी कि कुरकुरे में कोई ऐसा रसायन उपयोग नहीं किया गया है, कोई ऐसा मांस, कोई ऐसा तेल उपयोग नहीं किया गया है जो हराम होता है। लेकिन अगर यही करना था तो आप उसके नीचे ये भी तो लिख सकते थे कि पोर्क फ्री है। भारत की सरकार के पास एक अलग सिस्टम है अपना पूरा का पूरा खानों को मानक वो देने का, स्टैंडर्डाइज देने का, लेकिन उसके बावजूद भी हलाल करवाया जाता है। अब देखिए, अगर कोई मीट बेचा जा रहा है और मीट के हलाल होने का मतलब ये है कि उस मीट को काटने वाला कोई मुसलमान है, उसे काटते समय कुरान की आयतें पढ़ी गई हैं, तभी वो मीट हलाल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान के मुताबिक हलाल ये है। अब अगर कोई मीट वेंडर हलाल की बात कर रहा है, यानी कि वो पूरी के पूरे चेन जो है, सिस्टम का चेन है, उससे हिंदुओं को बाहर कर रहा है। कोई भी चीज़ हलाल तभी होगी जब उसे मुसलमान बनाएगा, जब पूरे के पूरे चेन में मुसलमान होंगे। यानी कि अगर केएफसी हलाल मीट बेच रहा है तो केएफसी को अपने पास चिकन काटने के लिए मुसलमान ही रखने पड़ेंगे। यहाँ चिंता की बात आती है। यहाँ पे बात आती है कि किस तरीके से सिस्टमेटिक तौर पे एक तो हिंदुओं को चीन से बाहर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कंपनियों को स्ट्रॉन्ग हैंड करके उनका हाथ ऐसे मरोड़ के उनको ऐसे घुटने पे ला के कहा जा रहा है कि तुम हमको पैसा दो, और उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं।
अब इन पैसों का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर लोगों को संदेह है, इसीलिए आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है। अब ये तर्क कितने सही हैं, ये तर्क कितने गलत हैं, ये इवेलुएट करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हैं, हमें वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई साहब, हमारे पास कोई ज़कात का पैसा नहीं आता, हमारे पास हलाल के लाइसेंस का भी पैसा नहीं आता, लेकिन खर्चे लग रहे हैं, तो आपसे सहयोग की गुंजाइश है। हम ज़कात तो नहीं मांग सकते, लेकिन हाँ, आपसे ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप आयुध को सहयोग कीजिए। हमारा QR कोड, बैंक अकाउंट के डिटेल्स नीचे हैं, आप मदद कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।